नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के मुख्य तत्वों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के बारे में, सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया है और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को दबावें। दोस्तों, यहाँ पर सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के जो मुख्य तत्व है, इनमें पहला तत्व है छात्रों के अधिगम परिणाम संबंधी उद्देश्यों का स्पष्ट समुच्चय। सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम स्वयं में साध्य न होकर एक साधन होता है, इसलिए शिक्षकों को छात्रों के अधिगम परिणामों और शिक्षण के पश्चात किए जाने वाले कार्यों का वर्णन स्पष्ट उद्देश्यों द्वारा शिक्षण अधिगम की योजना बनाने से पूर्व करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप सब जानते हैं, हम कोई सा भी कार्य करते हैं उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब कक्ष में शिक्षक द्वारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की जाती है और शिक्षक और छात्र के मध्य जब अंतः क्रिया होती है और उस अंतः क्रिया के द्वारा शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो छात्रों को अच्छी तरह ज्ञात होता है, अधिगम होता है, तो वहां पर इस तत्व में मुख्य रूप से बताया गया है कि छात्रों के सामने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों का एक समुच्चय स्पष्ट कर देना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या परिणाम रहेगा, आप इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे, कैसे इस पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे और परीक्षा में इस पाठ से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको कैसे लिखेंगे। आप परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर 1 पेज में लिखेंगे या 2 पेज में लिखेंगे या 4 पेज में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को यहाँ पर शिक्षक द्वारा सबसे पहले स्पष्ट किया जाता है, जिससे कि जो शिक्षण योजना बनाई जाती है ये शिक्षण योजना सही से सफल हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जब हम लेसन प्लान निर्माण करते हैं तो लेसन निर्माण करते समय हम सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। हम ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, रुच्यात्मक आदि जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो उद्देश्य इसलिए निर्धारित करते हैं कि छात्रों को पहले ही ये समझ में आ जाए और शिक्षक द्वारा भी स्पष्ट कर दिया जाए कि यहाँ पर इस पाठ के ये उद्देश्य हैं और आप सबको इन उद्देश्यों की पूर्ति करना आवश्यक है। इसी तरह दोस्तों, दूसरा तत्व है विषम समूह। सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम हेतु छोटे छोटे 4 से 5 समूह बनाए जाने चाहिए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, जातीय पृष्ठभूमि एवं लिंग आदि के आधार पर अधिक से अधिक विषमता वाले छात्रों को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, जिन छात्रों में ज्यादा ही विषमता है उन छात्रों को शामिल करते हुए कक्ष में 4 से 5 ग्रुप बना देने चाहिए। ग्रुप बनाकर उन्हें किसी भी प्रकरण पर या किसी भी पाठ पर आपस में परिचर्चा करने के लिए कहना चाहिए, जिससे कि उन सब का
जो अधिगम है वो अच्छा बने और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी सही से संपादित हो। दोस्तों यहाँ पर जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो एक ग्रुप में 4 से 5 सदस्य होते हैं, यानी 4 से 5 छात्र होते हैं। ये छात्र आपस में क्या करते हैं, सहयोगपूर्ण शिक्षण करते हैं। एक छात्र को किसी विषय वस्तु के बारे में याद नहीं आ रहा तो दूसरा छात्र बता देगा, दूसरे को नहीं आ रहा तो थर्ड बता देगा, यानी उस ग्रुप में से एक छात्र ऐसा होगा जिसको उस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह ज्ञात होगा। तो आपस में सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ग्रुप के माध्यम से, समूह शिक्षण के माध्यम से सही से संपादित होती है। इसलिए कक्षा कक्ष में सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम हेतु शिक्षक को ग्रुप बना देने चाहिए और वहां पर ये ग्रुप शिक्षक की योग्यता के आधार पर या जातीय पृष्ठभूमि या लिंग के आधार पर बना दीजिए। लेकिन मेन तो यहाँ पर विषमता वाले छात्रों के ग्रुप बनाने चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर का सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम का मुख्य तत्व है आमने सामने अंतः क्रिया। छात्रों को कार्य के दौरान उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उनमें सभी का एक दूसरे से प्रत्यक्ष आंखों का संपर्क स्थापित हो सके। दोस्तों आप सभी जानते हैं जब कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है क्या छात्रों द्वारा आपस में समूह बनाकर पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतः क्रिया होती है उस अंतः क्रिया के दौरान छात्रों की निगाह शिक्षक पर होनी चाहिए और शिक्षक की निगाह छात्रों पर होनी चाहिए। तभी जाकर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ये सही से संपादित हो सकती है। इसी तरह जो समूह शिक्षण अपनाया जाता है, इस समूह शिक्षण में छात्रों को आपस में गोलाकार आकृति में बिठाना चाहिए। गोलाकार आकृति में बिठाया जाएगा तो आपस में स्टूडेंट इस तरह देखेंगे तो इन्हें आंखों से आपस में प्रत्यक्ष रूप से किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक पर आसानी के साथ वो चर्चा कर सकते हैं और सहयोगपूर्ण शिक्षण को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम का मुख्य तत्व है कार्य पूर्ण करने के लिए स्पष्ट निर्देश। शिक्षक द्वारा छात्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य संबंधी निर्देश स्पष्ट एवं सटीक होनी चाहिए ताकि छात्रों को यह पता रहे कि किस विषय वस्तु अथवा कौशल के स्वामित्व के लिए कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो कार्य किया जाता है, अब सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के दौरान जो छात्रों का ग्रुप बनता है ये ग्रुप आपस में प्रत्यक्ष रूप से देखता है और जो कार्य संबंधी शिक्षक द्वारा जो कार्य दिया जाता है उस कार्य के निर्देश स्पष्ट होने चाहिए कि आपको यह कार्य कब करना है, कितने समय में करना है, कितने लोगों को मिलकर करना है और किस दिशा में करना है। तो आपस में यदि शिक्षक द्वारा कार्य पूर्णाहुति हेतु उचित व स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएंगे तो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित होगी और छात्रों को अच्छा अधिगम होगा। इसके बाद नेक्स्ट सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य तत्व है सफलता के लिए समान अवसर। छात्रों को किसी भी समूह में यह विश्वास होना चाहिए कि उन्हें विषय वस्तु के अधिगम, योग्यता या समूह पुरस्कार आदि में समान अवसर मिलेंगे। छात्र द्वारा किसी भी विशेष समूह में रखे जाने पर उसे दंडित किया गया है, इस प्रकार के नकारात्मक विचार नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों जब सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम चले, छात्रों का जब ग्रुप बनाकर वहां पर किसी भी विषय पर परिचर्चा की जाए तो छात्रों को
उनकी सफलता हेतु समान अवसर मिलना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और छात्रों के सामने ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने फला ग्रुप में उनको पीड़ दिया या उनको दंड दे दिया। देखिए, दंड के भय से छात्र ठीक ढंग से अधिगम नहीं करते हैं, इसलिए आवश्यक है दोस्तों, यहाँ पर छात्रों को दंडित नहीं करना चाहिए और छात्रों को पता भी नहीं लगना चाहिए कि शिक्षक द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया का शिक्षा में कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ पर छात्रों की जो योग्यता है या उनका जो नेतृत्व करता है, उनके अनुसार उन्हें समान अवसर प्रदान करना चाहिए, चाहे शिक्षक द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाए या योग्यता के आधार पर प्रशंसा की जाए। यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के यदि समान अवसर मिलेंगे तो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित होगी। इसके बाद नेक्स्ट सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम का मुख्य तत्व है व्यक्तिगत जवाबदेही। प्रत्येक कार्य में प्रत्येक दल की सामूहिक एवं उसके प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। दोस्तों, जब कक्षा में सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम चले, छात्रों का ग्रुप बना दिया जाए, अब उस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं, उस ग्रुप के सदस्यों में प्रत्येक की जवाबदेही निर्धारित की जाए कि आपने जो ये कार्य किया है ये क्यों नहीं किया, या आप द्वारा आपस में जो परिचर्चा की गई वो सफल क्यों नहीं हुई। इन सब विषयों की जवाबदेही उस ग्रुप के सदस्यों की होनी चाहिए। ये नहीं ग्रुप में 5 सदस्य हैं और पांचों ही अपनी जिम्मेदारी नहीं ले कि हमने ये कार्य नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप में जो भी सदस्य हैं प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी ले कि सर हमसे ये कार्य नहीं हुआ, और नहीं होने का कारण भी शिक्षक को बताएं जिससे कि शिक्षक उनका सहयोग करे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत जवाबदेही सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यदि उचित जवाबदेही होगी तो शिक्षक को पता लग जाएगा और शिक्षक सही दिशा में छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करेगा। इसके बाद समूह की सफलता के लिए सार्वजनिक मान्यता एवं पुरस्कार। जो समूह शैक्षणिक उपलब्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं उनके सदस्यों को सार्वजनिक रूप से मान्यता एवं पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, जो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम है, इस सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम में यदि कोई ग्रुप, कोई समूह अच्छा कार्य कर देता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और पुरस्कार प्रदान करना चाहिए और अनेक लोगों के सामने खड़ा कर कर बताना चाहिए कि इस ग्रुप ने अच्छा कार्य किया है। इससे अन्य ग्रुप के जो छात्र होते हैं उनको भी क्या होगा, उनको भी मोटिवेट, वो भी अभी प्रेरित होंगे और वो भी अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो समूह की सफलता है ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम का मुख्य तत्व है समूह के सभी छात्रों द्वारा उद्देश्यों को स्वीकारना। दोस्तों, हम अपने जीवन में यदि उद्देश्यों को स्वीकार नहीं करते हैं तो सफल भी नहीं हो सकते। दोस्तों, उद्देश्यों से ही किसी वस्तु, पदार्थ, तथ्य या विषय वस्तु के बारे में हम सही दिशा में उसके अधिगम हेतु जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले जो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम है, इसमें जो सदस्य हैं अर्थात छात्र, उन सबको उद्देश्यों को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ छात्रों द्वारा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उद्देश्यों से छात्रों को जोड़ा जाना भी उचित है। उनके द्वारा इन उद्देश्यों को स्वीकार्य होना भी आवश्यक है। दोस्तों, मैंने अभी बताया ना कि छात्र उन उद्देश्यों को स्वीकार करेंगे तो वो सही दिशा में जाएंगे, अच्छा अधिगम करेंगे और सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाएंगे। इसके बाद सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम का मुख्य तत्व है सकारात्मक परस्पर निर्भरता।
शिक्षकों द्वारा कार्य योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि छात्रों को अपनी व दल की सफलता के लिए दल के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़े, ताकि वह लक्षित सामग्री वो पोषण में महारत प्राप्त कर सके। दोस्तों, यहाँ पर सकारात्मक परस्पर निर्भरता से तात्पर्य जो समूह बनाए जाते हैं, इस समूह में जो प्रत्येक सदस्य अर्थात छात्र है वो सब मिलकर ही उस कार्य का संपादन करे। प्रत्येक छात्र सक्रिय रहे और आपस में परस्पर निर्भरता बनाए रखे। दोस्तों, शिक्षक द्वारा जब छात्रों को कार्य प्रदान किया जाए उस समय शिक्षक को छात्रों को ऐसा कार्य प्रदान किया जाना चाहिए कि उसमें आपस में सब बातचीत करें, संप्रेषण करें, एक दूसरे से पूछें और एक दूसरे को बताएं। अर्थात ग्रुप में यदि 5 सदस्य हैं, छात्र हैं, तो पांचों ही सक्रिय रहेंगे तो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सही से संपादित होगी। इसके बाद सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के मुख्य तत्वों में लास्ट तत्व अंतः समूह व्यवहारों पर कार्य पूर्ण होने के बाद चिंतन। छात्रों द्वारा किसी कार्य को कैसे पूरा किया गया, किस सदस्य ने कैसा कार्य किया, उन्होंने समूह के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया अथवा असफल होने के उसके क्या कारण रहे आदि बिंदुओं पर कार्य की समाप्ति पर चिंतन किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम हेतु तो ग्रुप बनाए जाए। अब मान लीजिए ग्रुप ने सफलता प्राप्त की या असफलता, उनके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जो ग्रुप के सदस्य हैं इन्होंने फला कार्य को कैसे किया, किस छात्र ने क्या वर्क किया, किस तरह जवाबदेही रही, तो सब बातों पर चिंतन किया जाएगा तो और अधिक छात्रों को प्रेरणा मिलेगी, छात्रों को पुनर्बलन मिलेगा और छात्र मोटिवेट होकर सहयोगपूर्ण शिक्षण को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे और आगे से भी ध्यान रखेंगे कि समूह शिक्षण में आपस में हमें सक्रिय रहना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य सक्रिय होना चाहिए आदि बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम के मुख्य तत्वों के बारे में आपसे चर्चा की। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सब हमारी लाइव क्लास से जुड़ते हैं, हमें बहुत मनोबल मिलता है। आप सबका सपोर्ट ही हमारे चैनल को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी को गुड इवनिंग। आप सब हमारी लाइव से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।